चश्मे नम। एंजल, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। वो मामूल की तरह स्कूल से छुट्टी के बाद इस छोटी सी दीवार पर बैठे थे। आज पहली बार राजा के पास इतने पैसे आए थे कि वो कुछ खरीद सकता अपनी मेहनत की कमाई से, और उसने इन पैसों से एंजल के लिए गिफ्ट खरीदा था। क्या क्या, जल्दी बताओ। एंजल तवक्का के ऐन मुताबिक पुरजोश सी हुई। तभी इश्तियाक से पूछने लगी, पहले आंखें बंद करो। राजा ने अपने नए सूट की साइड की जेब पर हाथ रखकर किसी चीज़ की मौजूदगी महसूस की। एंजल का दिया सूट वो आज पहनकर आया था। उसने सूट लेते हुए ही ये तय किया था कि उसे उस दिन पहनेगा जब वो एंजल के लिए कुछ खरीद सके। उसके कहने पर एंजल झट से आंखें बंद कर गई। राजा ने जेब से कुछ बरामद किया। कागज़ में कुछ लिपटा था। राजा ने कागज़ खोला। एंजल, आंखें खोलो। हथेली एंजल के सामने फैलाते हुए कहा। एंजल ने आंखें खोली। सामने राजा की हथेली पर एक कागज़ पड़ा था और उस कागज़ में एंजल के हाथ के साइज़ की सुर्ख कांच की चूड़ियाँ। वाओ! एंजल की आंखों में सताइश उभरी। राजा, जो पहले कंफ्यूज सा था ये सोचकर कि कभी एंजल को चूड़ियाँ पहने हुए नहीं देखा था, न जाने उसे ये तोहफा पसंद भी आएगा या नहीं, उसके मुंह से सताइशी जुमला सुनकर खुश हो गया। एंजल ने जल्दी से वो चूड़ियाँ पकड़ी और उन्हें पहनने लगी। लाओ, मैं पहना दूँ। उसे एक हाथ से ज़ोर आजमाई करते देखकर राजा ने चूड़ियाँ थामी और उसे पहना दी। बहुत प्यारी हैं, थैंक यू। एंजल चूड़ियों पर हाथ फेर रही थी। उसके लहजे में खुशी महसूस करके राजा की आंखें चमक उठीं। मैं ना घर जाके ये चूड़ियाँ उतार दूंगी। एंजल ने सर उठाकर उसे देखते हुए कहा। क्यों? राजा, जो खुशी से उसे देख रहा था, उसकी आंखों की खुशी मानंद पड़ने लगी कि शायद एंजल को चूड़ियाँ पसंद नहीं आई। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है उन्हें मैं बहुत संभाल कर रखती हूँ, और ये चूड़ियाँ भी मुझे बहुत पसंद आई। मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने दी है ना, इसलिए अगर मैंने पहने रखी तो ये टूट जाएंगी ना, इसलिए मैं उन्हें उतार कर संभाल के रखूँगी ताकि जब भी उन्हें देखूं मुझे तुम्हारी याद आए। वो मासूमियत से भरपूर लहजे में कह रही थी। राजा को हैरत हुई उसकी अजीब मंतक पर। लेकिन चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं, मैं ये तुम्हारे पहनने के लिए लाया हूँ, धीमे लहजे में कहा था। चीज़ें किसी की याद की भी तो होती हैं ना। मैं अपनी मम्मा और डैड के दिए गिफ्ट भी संभाल कर रखती हूँ। वो मज़े से पोनियाँ झुलाती बोल रही थी। जब मैं इतनी बड़ी हो जाऊंगी ना, तब मैं तुम्हें ये चूड़ियाँ दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मैंने तुम्हें अभी तक याद रखा हुआ है। लफ्ज़ इतनी बार जोर देते हुए वो कह रही थी। राजा उसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया, लेकिन वो एकदम थोड़ी परेशान हुई। राजा उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या हुआ? उसके चेहरे पर परेशानी देखकर राजा उलझा। तुम्हारे पास तो मेरी कोई भी चीज़ नहीं जिसे तुम संभाल कर रखो। बेस्ट फ्रेंड्स के पास एक दूसरे की कोई निशानी तो होनी चाहिए ना। वो थोड़ी तले शहादत की उंगली रखे कुछ सोच रही थी। फिर एकदम उसकी आंखों में चमक उभरी। जल्दी से दीवार से नीचे उतरी, अपने पैरों में झुकी, एक पाँव की जुराब नीचे की। राजा हैरान सा उसकी कार्रवाई मुलाहिजा कर रहा था, जो अपने टखने पर बंधी पायल खोल रही थी। चांदी की पायल वो चंद लम्हों बाद सीधी हुई। चेहरा तमतमा रहा था। ये लो, ये मेरी पायल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अपना बेस्ट फ्रेंड इस पायल से भी अजीज़ है। पायल राजा के हाथ में रखकर वो इसके बराबर आ बैठी। लेकिन मैं इस पायल का क्या करूँगा? राजा अभी तक उसका मकसद नहीं समझ पाया था। तुम ना इसे संभाल कर रखना, जैसे मैं ये चूड़ियाँ संभाल कर रखूँगी। फिर जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे ना, तब एक दूसरे को ये दोनों चीज़ें दिखाएंगे कि हमने एक दूसरे को याद रखा है, और उससे ये साबित होगा कि हम पक्के वाले दोस्त हैं। घुमाना मत इसे। अच्छा, वो आंखें टपटपाती उसे कह रही थी। राजा ने हाथ में पकड़ी इस पायल को देखा। हमारी दोस्ती की निशानी बेसाख्ता लबों से बरामद हुआ था। वो जब हाल से वापस आया तो रात के दूसरे पहर एक कॉफ़ी शॉप की टेबल पर अकेला बैठा था। हाथ में वही चांदी की पायल पकड़े ना जाने कब से वो माजी के ख्यालों को में भटक रहा था। आज अरसे बाद अबिया ने अलमारी के अंदर मकफल दराज को खोला था और उसकी नज़र कांच की उन सुर्ख चूड़ियों पर पड़ी थी। अजीब से एहसास से दो चार होते हुए उसने वो चूड़ियाँ हाथ में उठाईं। कुछ चूड़ियाँ टूटी हुई थीं, लेकिन उनके टुकड़े भी उसने अब तक संभाल कर रखे थे। उस शख्स से शदीद नफरत होने के बावजूद वो आज तक उसकी और अपनी दोस्ती की इस निशानी को फेंक ना सकी थी। उसने अपनी तरफ से उसे अपना हर रिश्ता ख़त्म कर दिया था, लेकिन दिल का रिश्ता ख़त्म ना कर पाई थी। दिल की गहराइयों से उससे दोस्ती की थी
और यूं कह देने से तो दोस्ती ख़त्म नहीं हो जाती ना। इसके पास इन चूड़ियों की मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि आज भी वो अपने इस बेस्ट फ्रेंड को याद करती थी। ज़िंदगी में पहली बार किसी से दोस्ती की थी, भरोसा किया था किसी पर, और इस दोस्त ने ही ऐसा जख्म दिया था कि वो अपने आने वाली ज़िंदगी में कभी किसी को अपना बेहतरीन दोस्त ना बना सकी। इसके भरोसे से इसके एतमाद की धज्जियाँ उड़ा दी गई थीं। वो चाहकर भी कभी किसी और पर भरोसा ना कर सकी। आंखों में आती नमी ने उसकी बसारत को धुंधला दिया था। पुरानी यादों में खोए हुए वो सख्ती से मुट्ठी बंद कर गई। कांच की दो चूड़ियाँ छन से टूटी थीं। शायद चूड़ी का एक हिस्सा उसकी हथेली में लगा था। आह कराते हुए उसने मुट्ठी खोली। हथेली के दरमियान एक गहरा कट लगा था जिससे अब खून बह रहा था। उसने गुस्से से उन चूड़ियों को वापस दराज में पटका और तेज़ी से अलमारी बंद कर दी। उससे कमर टिकाकर आंखें बंद कर गई। चेहरे पर तकलीफ़ के आसार थे। ना जाने ये तकलीफ़ हालिया ज़ख्म की थी या पुरानी यादों की। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मारा मेरी मम्मा और डैड को? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? हमारी बेटी गालिबन हमें अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलवाने वाली थी। शहादत की उंगली कनपटी पर रखकर उन्होंने सोचने की एक्टिंग की। इनकी बात पर राजा ने झट नज़रें उठाईं और बेयकीनी से एंजिल को देखा। क्या वो उसे इतनी अहमियत देती थी कि अपने घर में भी उसका जिक्र करती थी? इससे पहले कि वो कुछ कहता, एंजिल अपने डैड का हाथ पकड़कर उसके नज़दीक चली आई। डैड, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड और प्रिंस, और ये मेरे डैड। ये तुम्हें पता है? ये मेरे डैड दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं। तेज़ तेज़ बोलती वो 7 पोनियाँ भी छुला रही थी। राजा कंफ्यूज सा खड़ा था। हेलो मेरी लिटिल प्रिंसेस के बेस्ट फ्रेंड। मुराद बुखारी उसकी झिझक समझ गए थे, तभी अपना हाथ दोस्ताना अंदाज में आगे बढ़ाया। कुछ लम्हे उन्हें देखते रहने के बाद राजा ने हाथ मिलाया। मुराद बुखारी चलते हुए राजा के बराबर इस दीवार पर ही बैठ गए। एक नज़र राजा को देखने के बाद ही न जाने क्यों उन्हें लगा कि वो वाकई अच्छा लड़का है, मासूम सा, और शायद वो वाकई एंजिल की दोस्ती का हकदार है। यूं ही तो एंजिल उसकी इतनी तारीफ़ें नहीं करती। हमारी एंजिल ने अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम तो बताया ही नहीं हमें। मुराद बुखारी ने एंजिल का हाथ थामकर उसे करीब किया। डैड, आपको पता है इसका नाम बहुत मुश्किल है, मुझे आता नहीं, इसलिए मैं इसे बेस्ट फ्रेंड कहकर ही बुलाती हूँ, या प्रिंस कहकर। देखें डैड, ये बिल्कुल प्रिंस की तरह लगता है ना? और डैड, मेरे बेस्ट फ्रेंड की आइज़ देखें, कितनी प्यारी है ना, ब्लू आइज़ है ना? वो पुरजोर से बोले जा रही थी, जबकि राजा सुर्ख होता चेहरा झुका गया। एंजिल राजा को वैसे भी बहुत बार बता चुकी थी कि उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आज उसका यूं अपने डैड के सामने राजा की तारीफ करना न जाने क्यों वो झिझक सा गया। मुराद बुखारी मुस्कुराते हुए उसकी जाने मुतवज्जा हुए। क्या नाम है बेटा आपका? उनके लहजे में हद दर्जा नरमी और मिठास थी। राजा जो इनके आने पर न जाने क्या क्या अंदाजे लगा चुका था, वो शर्मसार सा हुआ अपनी सोच पर। इब्तिहाज। उसकी आवाज़ धीमी थी कि मुराद बुखारी बमुश्किल सुन सके। बहुत प्यारा नाम है। क्या करते हो? उनकी जानिब से दूसरा सवाल आया। राजा ने कुछ फासले पर एक ईंट के साथ धागे से जरिए बंधे गुब्बारों को देखा। गुब्बारे बेचता हूँ। आवाज़ पहले से भी धीमी हुई थी। मुराद बुखारी कुछ और पूछने ही वाले थे जब गेट कीपर के साथ स्कूल के प्रिंसिपल साहब बाहर आए। अरे मुराद साहब, आइए, अंदर आइए ना, आप इधर क्यों बैठे हैं? अंदर तशरीफ़ लाइए। प्रिंसिपल साहब के लहजे में एहतराम था। मुराद बुखारी इनके स्कूल को डोनेशन देने वालों में शामिल थे और उनका यहाँ स्कूल के बाहर बैठना प्रिंसिपल साहब को शर्मिंदगी से दो चार कर रहा था। नहीं प्रिंसिपल साहब, मैं अब चलूँगा, थोड़ी फरागत थी तो सोचा अपनी बेटी को पिक कर लूँ स्कूल से, मुराद बुखारी ने सहूलत से कहा और उठ खड़े हुए। चलें एंजिल? मुराद बुखारी ने एंजिल की तरफ देखा जो अपना बैग उठा रही थी। लाइए, मैं बैग छोड़ देता हूँ गाड़ी तक। गेट कीपर मुराद बुखारी से मरूब होते हुए जल्दी से एंजिल की तरफ बढ़ा। नहीं, आप रहने दीजिए, बच्चों को उनका बोझ खुद उठाने की आदत डालनी चाहिए, यही आदत उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद देती है, मुराद बुखारी ने नरमी से कहा और एंजिल को बैग पहनने में मदद दी। बाय फ्रेंड, एंजिल ने राजा की जानिब देखकर हाथ हिलाया। अच्छा लगा आपसे मिलकर बेटा। मुराद बुखारी ने आगे बढ़कर राजा का गाल सहलाया, फिर मुड़े और एंजिल को लिए गाड़ी की जानिब बढ़ गए, जबकि उन्हें देखकर राजा के दिल में चिशनगी और महरूमियों का एहसास दो चंद हो गया। मुराद बुखारी, जिनका बिजनेस में एक नाम था, एक मुकाम था, वो हर गुजरते दिन के साथ तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे और जैसे जैसे वो कामयाबी के
मनाजिल तय कर रहे थे वैसे वैसे उनमें आजिज़ी भी बढ़ती जा रही थी। इनके आबाओ अजदाद से भी काफ़ी दौलत उन्हें विरसे में मिली थी और इस दौलत के सिलसात अपनी जहानत को इस्तेमाल करके उन्होंने इस दौलत को कई गुना बढ़ा लिया था। इनके बाप की कही एक बात उन्होंने हमेशा याद रखी थी, बेटा, दौलत जमा करने से नहीं बढ़ती बल्कि बांटने से बढ़ती है। तुम जितना ज़्यादा सदका करोगे, अपनी इस दौलत से जितना ज़्यादा गरीबों का भला करोगे, उतना ही वो रब तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा देगा। और तुम्हारे आसपास गरीबों को तरसता हुआ देखकर अगर तुमने आंखें मींच लीं तो तुम्हारा एक लुक़मा भी हलाल ना होगा। लेकिन अगर तुम्हारी दौलत से गरीबों का पेट भरेगा, उन्हें रहने को छत मिली, तो उनकी ढेरों दुआओं के सदके रब तुम्हारे माल में बरकत पैदा करेगा। इसीलिए कभी मगरूर मत होना अपनी दौलत पर। और मुराद बुखारी ने अपनी ज़िंदगी इसी उसूल पर चलते हुए गुजारी थी। इनकी वजह से ना जाने कितने गरीबों के घर बसे थे और शायद इनकी दुआओं की बदौलत ही दिन ब दिन इनका कारोबार तरक्की करता जा रहा था। कई बार मुराद बुखारी खुद भी हैरान होते कि अल्लाह पाक उनके लिए रिज़्क़ के दरवाजे कहाँ कहाँ से खोल रहा था। जैसे जैसे उनकी अमारात, इज़्ज़त और शोहरत में इजाफा होता गया, वैसे वैसे उनका सर रब के सामने सर बसजूद होता गया। वो रब की इतनी नेमतों पर शुक्र अदा करते ना थकते थे। शादी के बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटी दी। डिलीवरी के वक्त कुछ पेचीदगियों के बायस उनकी शरीके हयात दोबारा माँ बनने के ओहदे से महरूम हो गई। अपनी बीवी से हद दर्जा मोहब्बत और अकीदत होने के बायस मुराद बुखारी ने बेटी होने पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और एंजल को ही अपना सब कुछ मानकर उस पर जान निछावर करने लगे। एक वारिस की ख्वाहिश होने के बावजूद उन्होंने कभी दूसरी शादी करने का ना सोचा। उन्होंने और उनकी शरीके हयात ने बचपन से ही एंजल की तरबियत बहुत अच्छी की थी, तभी तो उसके दिल में भी इन्हीं की तरह गरीबों के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त ही थी। मिर्ज़ा जमाल आफंदी ने आज असद शराजी के साथ एक ख़ास मीटिंग रखी थी। असद शराजी के घर के लॉन में बैठे वो इस वक्त अपने ख़ास मशरूब से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। दोनों इस वक्त कुर्सियों पर बैठे थे, आरामदेह हालत में। कुर्सियों के दरमियान में एक मेज़ रखी थी जिस पर विस्की की एक बोतल मौजूद थी, साथ पानी की एक बोतल और एश ट्रे भी। असद, मेरा काम नहीं हुआ अभी तक। मिर्ज़ा जमाल आफंदी के लहजे में तनबी थी जिसे असद शराजी अच्छी तरह महसूस कर चुका था। बस चंद दिन और लगेंगे मिर्ज़ा। तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि ये काम इतना आसान नहीं कि इधर तुमने कहा और उधर हो गया। असद शराजी ने कहते हुए गिलास लबों से लगाया। जानता हूँ, लेकिन उस काम का होना बेहद ज़रूरी है। मेरी कुछ डील्स फंसी हुई हैं उन लोगों के साथ, और रॉ के हेड अर्जुन का कहना है जब तक मैं उनका बंदा पाकिस्तान से छुड़ाकर उनके हवाले नहीं करता तब तक वो डील साइन नहीं होंगी। और अगर तुम मेरा ये काम ना कर सके तो मेरा धंधा बहुत घाटे में जाएगा। मिर्ज़ा जमाल ने शहादत की गिरफ्त में है और गालिबन वहाँ की मार एसएसजी की उंगली कनपटी पर रखी। जानता हूँ यार, लेकिन राम अभी पेट और सख्ती के बायस वो काफ़ी कुछ पक भी चुका है। ऐसे में केस मज़ीद ख़राब हो गया है। इतना आसान नहीं रहा अब उसे छुड़ा पाना। असद शराजी भी परेशान सा था। आसान है या मुश्किल, मुझे हर हाल में राम इनकी गिरफ्त से आज़ाद चाहिए। राम का ख़ास बंदा है वो और बहुत अहमियत रखता है उनके लिए। मिर्ज़ा जमाल ने कंधे झटके। असद शराजी कुछ सोचता हुआ उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। लेकिन अब वो इनके किस काम का? अगर उसने अब तक रॉ के सारे राज उगल दिए हों तो यकीनन रॉ ने भी उसे ख़त्म ही करना है, तो क्यों ना मैं ही उसे ख़त्म करवा दूं ताकि वो मज़ीद कुछ ना बके। असद शराजी ने पुरसोच निगाहों से मिर्ज़ा जमाल को देखा। अरे यार, तुम क्यों इस मसले में पड़ रहे हो? वो उसे ख़त्म करें या पास रखें, गुमनाम कर दें या जो भी, हमारा मसला नहीं है ये। हमें सिर्फ राम को उनके हवाले करना है। जल्द से जल्द ये काम करने की कोशिश करो। अगर वो दुबई में होता तो मैं बहुत पहले ही निकलवा चुका होता उसे। मिर्ज़ा जमाल ने सुगार सुलगाया। असद शराजी ने शर्मिंदा सा सर झुका गया। दरअसल पहले मैं अपने चंद मसाइल में उलझा हुआ था, बस इसलिए वक्त लग गया। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने खुफिया बंदों के ज़रिए पता लगा चुका हूँ कि उसे कहाँ रखा गया है। चंद दिन में हो जाएगा ये काम भी। इसकी बात पर मिर्ज़ा जमाल अफंदी हनकारा भरकर खामोश हो गए। मेज़ के नीचे एक माइक्रोफोन लगा था जिससे उनकी गुफ्तगू एक एक लफ्ज़ राजा ने सुना था। उसने फ़ौरन किसी को कॉल मिलाई। सर, कैप्टन इब्तिहाज स्पीकिंग। राम को जिस जगह रखा गया है उस जगह का पता लगा लिया गया है और अगले चंद दिनों में उसे वहाँ से निकालने का मंसूबा भी बनाया जा रहा है। उसे कहीं और शिफ्ट करें
और इस नई जगह के बारे में किसी को भी खबर मत कीजिएगा। कोई है हम में ही गद्दार जो उन्हें मालूमात फराहम कर रहा है और एक टीम की ज़रूरत है। असद शराजी के चंद खुफिया ठिकानों पर कल रेड करनी है। सारा माल डिलीवरी के लिए तैयार किया जा चुका है और यही सही वक्त है रेड का। कान से लगी ब्लूटूथ से उसने मेजर हबीब को एक मैसेज दिया। चंद लम्हे दूसरी जाने से कुछ सुना। ओके, श्योर सर, और कॉल डिस्कनेक्ट करके गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। तुम्हें पता है आज ना मेरा बर्थडे है। एंजल स्कूल से निकलकर जैसे ही इसके करीब पहुंची खुशी से भरपूर लहजे में उसे बताया। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे एंजल। राजा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट उभरी। थैंक्स। एंजल ने हमेशा की तरह बैग उतारकर एक साइड पर रखा और उसके बराबर दीवार पर बैठ गई। तुमने मुझे बताया नहीं, वरना मैं कोई गिफ्ट लेकर आता आज। राजा उदास सा होने लगा। उदास मत हो फ्रेंड, तुम मुझे कल दे देना गिफ्ट। एंजल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर जैसे तसल्ली देना चाहिए। लेकिन बर्थडे तो आज है ना। राजा ने उदास नजरों से उसे देखा, फिर सामने देखने लगा। तभी एकदम वो चौंका, कुछ सोचा, लबों पर मुस्कुराहट उभरी। 1 मिनट, मैं अभी आया, वो कहकर जल्दी से दीवार से उतरा और एक जाने भाग गया। अरे बात तो सुनो फ्रेंड, कहाँ जा रहे हो? एंजल उसे पुकारती ही रह गई। फिर हैरान सी निगाह उसके बैलून्स पर डाली। चंद लम्हों बाद ही राजा फिर उसे भागते हुए अपनी जानिब आता दिखाई दिया। एक हाथ अपने पीछे छुपा कर रखा था। भागने के बायस सांस फूल रहा था, चेहरा भी सुर्ख हो गया। किधर गए थे तुम? एंजल ने खफा सी नज़र उस पर डाली। इसके करीब पहुंचकर अब वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। एंजल ने उचक कर इसके हाथ को देखना चाहा जिसे राजा ने छुपा रखा था, लेकिन राजा ने हाथ मजीद पीछे कर लिया। क्या है हाथ में? एंजल ने तजस्सुस से भरपूर लहजे में पूछा। बताता हूँ, आंखें बंद करो पहले। राजा के कहने पर एंजल ने आंखें बंद की, लेकिन एक आंख थोड़ी सी खोले वो उसे ही देख रही थी। चीटिंग नहीं एंजल, सही तरीके से आंखें बंद करो। राजा ने उसकी आंखों पर अपना हाथ रखा। अच्छा ठीक है, करती हूँ, लेकिन जल्दी करो ना, मुझसे सब्र नहीं होता। वो तेज तेज बोलती सख्ती से आंखें मीच गई। राजा ने अपने हाथ उसके सामने किया। अब खोलो आंखें। उसकी बात पर एंजल ने झट से आंखें खोली। हैप्पी बर्थडे एंजल। राजा के हाथ में चॉकलेट थी। वो जानता था एंजल को चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं और यही स्कूल से कुछ फासले पर एक दुकान से वो चॉकलेट लेकर आया था। वाओ, थैंक यू। एंजल ने खुशी से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ इससे चॉकलेट पकड़ी। अब ये मत कहना कि तुम इस चॉकलेट को भी संभाल कर रखोगी मेरी याद में। इसे खाओ अभी इसी वक्त। राजा थोड़ा रौबदार लहजा अपनाया। एंजल खिलखिलाकर हंस दी। ये भी कुछ संभालने की चीज़ है? तुम्हें पता है चॉकलेट देखकर मैं बिल्कुल सब्र नहीं कर सकती, शरारती लहजे में कहते हुए वो रैपर उतारने लगी। फिर चॉकलेट हाफ की, एक पीस राजा की तरफ बढ़ाया। तुम खाओ ना, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। राजा ने हाथ नहीं बढ़ाया था। अरे ले लो ना फ्रेंड, अब मैं खाऊं और तुम भूखों की तरह मुझे देखो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एंजल के चेहरे से आज तो मुस्कुराहट ही जुदा नहीं हो रही थी। उसकी शरारत से चमकती आंखें देखकर राजा मुस्कुरा दिया। फिर चॉकलेट पकड़ी तो एंजल भी चॉकलेट खाने लगी। पता है, आज डैड ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि स्कूल वो मुझे लेने आएंगे और साथ में मामा भी आएंगी। यहाँ से हम सीधे प्ले लैंड जाएंगे और फिर मूवी देखने, फिर एक होटल में केक काटेंगे और रात को वापस घर जाएंगे। मैंने डैड से कहा है कि मैं आज तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगी। अभी कुछ देर में डैड आ जाएंगे हमें लेने। उसने चॉकलेट खाते हुए गोया राजा पर धमाका किया था। नहीं नहीं एंजल, तुम चली जाना, मुझे नहीं जाना। वो एकदम बहुत घबरा गया था। अजीब सी बेचैनी ने उसका वजूद का अहाता किया। एंजल ने हैरान होते हुए उसे देखा। लेकिन क्यों? मुझे तुम्हारे और अपनी मम्मा और डैड के साथ ही बर्थडे सेलिब्रेट करना है। एंजल उदास होने लगी। लेकिन एंजल, मैं कैसे? मतलब नहीं एंजल, बहुत अजीब लगेगा। राजा समझ नहीं पा रहा था कैसे अपनी झिझक को बयान करे। वो एक फैमिली के दरमियान खुद को बहुत मिसफिट महसूस करेगा, यही सोचकर वो इनकार कर रहा था। क्या तुम्हें मेरे डैड अच्छे नहीं लगे? वो आंखों में खफकी लिए उससे पूछ रही थी। ये बात नहीं है एंजल, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं आप लोगों के दरमियान यूं। शायद तुम्हारे मामा और डैड को भी अच्छा ना लगे मेरा जाना। उसने अपनी उलझन बयान की। उसकी बात पर एंजल ने पुरजोश होते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। अरे ये फिक्र मत करो तुम, मेरे मम्मा और डैड कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि डैड तुमसे मिलकर गए तो मम्मा को बताया उन्होंने।
मामा भी मिलना चाह रही थी तुमसे। देखना, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा हमारा, हम दोनों। वो तेज़ी से बोलती मजीद भी कुछ कह रही थी जब गाड़ी के हॉर्न पर चौंकी। अरे, मामा बाबा आ गए, चलो चलो। सामने मुराद बुखारी गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़े थे और हाथ से इशारा करते उन दोनों को अपनी तरफ बुला रहे थे। एंजल ने जल्दी से बैग पहना। चलो उतरो। बैग पहनते हुए उसने राजा से भी कहा, लेकिन एंजल, राजा मुतबसब सा कुछ कहने ही वाला था जब उसके गुब्बारे पकड़कर एंजल ने दूसरे हाथ से उसका हाथ थामकर उसे खींचा और यूं ही उसका हाथ थामे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। वो आज सुबह से ही उदास थी। राजा, जो उसका इंतज़ार कर रहा था कि यूनिवर्सिटी जाने का टाइम हो रहा था, उसे बगैर बैग और बुक्स के आते देखकर हैरान हुआ। वो आकर गाड़ी में बैठ चुकी थी। आपका बैग और बुक्स? राजा ने बिलाखिर अपने दिल में उभरती सोच को अल्फाज में जामा पहनाया। यूनिवर्सिटी नहीं जा रही मैं आज, कहीं और जाना है, चले? उसका लहजा इस बात की अक्कासी कर रहा था कि वो रोती रही थी। राजा ने खामोशी से ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी गेट से निकाली। अबिहा की हिदायत पर वो गाड़ी चलाता गया। तकरीबन 5 घंटे बाद वो दोनों एक कब्रिस्तान के करीब खड़े थे। राजा हैरान हुआ, भला यहाँ अबिहा को क्या काम हो सकता था। एक नज़र गाड़ी में रखी गुलाब की पत्तियों की तरफ देखा जो अबिहा के कहने पर उसी ने खरीदी थी रास्ते से। गाड़ी रुकते ही अबिहा उतरी, शानों के गिर्द लिपटी चादर दुरुस्त करके सर पर ली, गुलाब की पत्तियों का शापर उठाया और कब्रिस्तान की जानिब बढ़ गई। शायद उसकी माँ यहाँ दफन हो गई। राजा ने कंधे उचकाते हुए सोचा और गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया।